मैं हूं अदील इम्तियाज़ और इस सेशन में हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ को स्टडी करेंगे, जो हमें ये बताता है कि यूनिवर्स का डिसऑर्डर, जिसे हम एंट्रोपी भी कहते हैं, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है और यूनिवर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिसऑर्डर होती जा रही है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल प्रोसेसेस हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें आपको किसी किस्म की भी कोई कबाहत नज़र नहीं आएगी। ये एक टाइम लैप्स वीडियो है जिसमें एक कैंडल जल रही है और वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होती जा रही है। इसी तरीके से मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जिसमें फ्रूट्स जो हैं वो गर रहे हैं वक्त के साथ साथ। आपको ये पिक्चर देखकर, ये इमेज देख के भी किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आप इस पिक्चर को देखें तो क्या आपको लगता है कि नेचर में ऐसे प्रोसेसेस होते हैं? यहाँ पर एक फूल दोबारा बर्ड बन रहा है, यानी वो डोडी बन रही है। फूल हमेशा डोडी से बनता है, पर क्या कभी आपने देखा है कि फूल से डोडी बनती है? डोडी से फूल बनता है और फूल फिर सूख जाता है। तो ये एक अनहोनी है जो आप देख रहे हैं और आप कहेंगे कि दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है। यही चीज़ साबित करने के लिए कि रिवर्स टाइम प्रोसेस, यानी जिसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। नेचर में हम आर्क ऑफ टाइम के साथ चलते हैं जो कि हमें एक ही तरफ लेके जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे होते हैं कि अगर मैं एक फुटबॉल को किक लगाऊं और वो आगे की तरफ जाए और फिर वो वापस मेरे पास आ जाए, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो फिजिक्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि वक्त के साथ साथ दुनिया में डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। ये फिजिक्स का वो वाहिद लॉ है जो टाइम रिवर्सल में होल्ड नहीं करता। अगर आप कोई भी लॉ ले लें फिज़िक्स का, चाहे वो न्यूटन के लॉ हों या आइंस्टाइन के लॉज हों, वो हमेशा टाइम रिवर्सल में होल्ड करते हैं। एंट्रोपी रिवर्स टाइम में क्यों काम नहीं करती? क्योंकि एंट्रोपी टाइम के साथ बढ़ती जाती है और अगर हम टाइम में वापस जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, तो एंट्रोपी कम होना शुरू हो जाएगी। पर हमें तो पता है कि एंट्रोपी हर वक्त बढ़ रही होती है। तो इसलिए ये वाहिद लॉ है फिज़िक्स का जो कि रिवर्स टाइम में होल्ड नहीं करता। और इसी चीज़ ने साइंसदानों को बहुत अरसे परेशान रखा कि वो उसको लॉ मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये समझते थे कि इसमें कोई साइंटिफिक और कैलकुलेशंस की कोई एरर मौजूद है, जिसकी वजह से ये बाकी लॉ से मुख्तलिफ है। अब मेरे पास आप देखें तो यहाँ पर एक आइस क्यूब मेल्ट हो रहा है। आप देखेंगे जैसे ही हमने आइस क्यूब को इस पेन में डाला है, जैसे ही मैंने आइस क्यूब को यहाँ पे इस पेन में डाला है, तो ये मेल्ट करना शुरू हो गया है। क्या आपने कभी देखा है कि एक मेल्ट हुआ आइस क्यूब दोबारा पूरा का पूरा क्यूब बन जाए, पानी जो है वो वापस जम जाए और वो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर ले, आइस की शक्ल इख्तियार कर ले? क्या आपने नेचर में ऐसा देखा है? आपने नहीं देखा होगा। जब हम आइस क्यूब को एक पेन में डालते हैं तो उस वक्त वो पिघलना शुरू हो जाता है, वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है, तो डिसऑर्डर बढ़ना शुरू हो जाता है, एंट्रोपी बढ़ना शुरू हो जाती है और नेचुरल प्रोसेस जो हैं वो हमेशा डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं। इसलिए अगर मैं इसको रिवर्स में चलाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे डिसऑर्डर कम हो रहा है, क्योंकि पिघले हुए या लिक्विफाइड आइस क्यूब से हम दोबारा प्रॉपर आइस क्यूब जो है वो जनरेट कर रहे हैं और डिसऑर्डर से हम ऑर्डर की तरफ आते हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेसेस के ख़िलाफ़ है। पर सवाल यह है कि डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ आना इतना मुश्किल क्यों है और ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाना आसान क्यों? मैं इसकी एग्जांपल मैं आपको एक बुक से देता हूँ। ये मेरे पास एक 100 सफ़ों की बुक है और इसके ऊपर आप अज्यूम करें कि पेजेस लिखे हुए नहीं हैं। गोया कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, पर इस एग्जांपल के लिए आप अज्यूम करें कि आपके पास पेजेस इसमें लिखे हुए नहीं हैं। तो हम इसके पेजेस फाड़ कर फैला देते हैं, फेंक देते हैं। अब फिर ख्याल आता है कि नहीं, बुक तो दोबारा चाहिए थी, तो हम दोबारा इन पेजेस को इकट्ठा करें और इन 100 पेजेस को बिल्कुल उसी तरतीब से लगाएं जैसे कि ये पहले थे। पर पेज नंबर ना होने की वजह से हमें मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। तो आपके ख़्याल में टोटल कितने कम्बिनेशंस बनेंगे कि ये बुक अपनी असली हालत में आ जाए, हर सफ़ा अपनी अपनी जगह पर चला जाए? अगर आप इस किताब को 9.33 इंटू 10⁻157 टाइम्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पेपर्स को मुख्तलिफ़ तरतीब से इकट्ठा करेंगे
तो एक मरतबा ऐसा चांस होगा कि ये बुक अपने असल हालत में वापस आ जाए। और 9.33 इंटू 10⁻157 टाइम्स ये हमेशा अपनी हालत में सही वापस नहीं आएगी, यानी डिसऑर्डर में रहेगी। सिर्फ एक मरतबा ऐसा होगा कि ये ऑर्डर में वापस आ जाए। इसलिए डिसऑर्डर चीज़ों को ऑर्डर में लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका बहुत कम चांस होता है। अब हम एक अंडे की मिसाल लेते हैं। एक एग जो नीचे गिरा और टूट गया, तो डिसऑर्डर बढ़ गया टाइम के साथ साथ। अब इस चीज़ को हमने वापस ऑर्डर में लाना है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे ये एग दोबारा बिल्कुल वैसे ही जुड़े और इस एग जैसा बन जाए? इसलिए हम ये कहते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो, उसमें टाइम रिवर्सल जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये अंडा दोबारा जुड़कर पहले जैसा नहीं हो सकता, इसके चांसेस बहुत कम हैं। और आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मुश्किल में डाल सकती हैं। तो अगर एक अंडे की वजह से डिसऑर्डर बढ़ रहा है, तो कायनात जो है उसमें भी वक्त के साथ साथ डिसऑर्डर बढ़ रहा है, ये तो एंट्रोपी का लॉ कहता है। तो कायनात सबसे ज़्यादा ऑर्डरली फॉर्म में कब होगी? हमारी यूनिवर्स का ऑर्डर सबसे ज़्यादा कब होगा? इसमें हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप इस पिक्चर को पूरा देखें तो ये एक यूनिवर्स का हमें टाइम ग्राफ दिया हुआ है, स्पेस टाइम ग्राफ। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे 13.7 बिलियन ईयर्स जो है इसकी लाइफ है, और वक्त के साथ साथ ये जो यूनिवर्स है ये फैलती जा रही है। तो इसका डिसऑर्डर जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। हम पीछे जाते हैं और उस पॉइंट पे जाते हैं जब ये यूनिवर्स एक धमाके के वजह से पैदा हुई, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग वो जगह है टाइम में जहाँ पर ऑर्डर जो है वो मैक्सिमम होगा हमारी यूनिवर्स का, और एंट्रोपी ज़ीरो होगी। ये वो जगह थी। जैसे ही ये बिग बैंग हुआ उसके बाद एंट्रोपी बढ़ना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, और डिसऑर्डर जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है वो बिग बैंग के इवेंट के वक्त था, और इस वक्त एंट्रोपी इस यूनिवर्स की बहुत ही कम थी। हम ये देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ गर्म की जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ठंडी हो जाती है। आप इस कार को देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी थर्मल कैमरे से पिक्चर ली है, इसके इंजन से बहुत ज़्यादा हीट डेसिपेट हो रही है, रेडिएट हो रही है। ये हीट हवा में भी डेसिपेट हो रही है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हीट जो है वो डेसिपेट हो रही है, और ये फ्रिक्शन की शक्ल में आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है। तो वक्त के साथ साथ ये टायर भी ठंडा हो जाएगा, और उसके साथ साथ ये इंजन जो है ये भी ठंडा हो जाएगा। तो हमें ये पता चला कि हर गर्म चीज़ वक्त के साथ ठंडी हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं इस चाय को देखूं, इस चाय की प्याली में हमने चाय डाली, तो आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ये फिर हमने एक थर्मल कैमरे से इसकी पिक्चर ली है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये तकरीबन 78.6 सेंटीग्रेड गर्म है। अच्छा, वक्त के साथ साथ ये ठंडी होना शुरू हो जाएगी। जब ये ठंडी होगी तो यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा है कि ये 65.3 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, कम होता जा रहा है। पर उसके साथ साथ आप ये देखें तो इसकी जो कप है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं, हवा है, वो भी इसको ठंडा कर रही है। तो हमें एक चीज़ तो पता चली, और वो ये कि हर चीज़, हर गर्म चीज़ वक्त के साथ साथ ठंडी होती है। अब ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है कि हर गर्म चीज़ वक्त के साथ साथ ठंडी होती है। पर इसमें जो सबसे अहम चीज़ हमें बताई गई वो ये थी कि जब भी कोई गर्म चीज़ और ठंडी चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं तो हीट गर्म जगहों से ठंडी जगहों की तरफ आती है, फ्लो करती है, ट्रैवल करती है, और इस वजह से एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है, डिसऑर्डर बढ़ता है। यानी एक गर्म चीज़ जब भी ठंडी होती है तो उसका डिसऑर्डर बढ़ता है। ये थोड़ी सी आपको हैरानकुन बात लगेगी। ये बात कहने वाले सबसे पहले रुडोल्फ क्लॉसियस थे। इन्होंने हमें बताया कि अगर आपके पास एक गर्म चीज़ है, हॉट ऑब्जेक्ट है, और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, और इनको आप इकट्ठा कर दें तो हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रैवल करेगी वक्त के साथ साथ, वक्त के साथ साथ। और फिर एक वक्त आएगा कि दोनों एक ही टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे या इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और ये वो टाइम होगा जब एंट्रोपी इस सिस्टम की सबसे ज़्यादा होगी। और शुरू का यानी ये वो टाइम होगा जब बहुत ज़्यादा हीट डिफरेंस था कि एंट्रोपी बहुत कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स में ये वो कंडीशन है जब एंट्रोपी कम होगी, यानी डिसऑर्डर कम होगा।
जबकि हमारे पास हीट का डिफरेंस आ रहा है। और जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हीट का डिफरेंस ख़त्म हो जाता है, वो सेम हीट कैप्चर कर लेते हैं, उनका टेम्परेचर बराबर हो जाता है, तो डिसऑर्डर मैक्सिमम हो जाता है। इस चीज़ को क्लॉसियस ने इस इक्वेशन में लिखा ds डिवाइडेड बाई dt ग्रेटर देन 0, यानी कि हर वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ ग्रेटर देन 0, यानी एंट्रोपी हर वक्त 0 से बड़ी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसमें रेट ऑफ चेंज है। तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी हर वक्त बढ़ती जा रही है, कायनात की, यूनिवर्स की एंट्रोपी हर वक्त पहले से बढ़ती जा रही है, अगर हम किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस को देखें। अब इसकी यूनिवर्स पे क्या सिग्निफिकेंस है, ये मैं आपको बताता हूँ। आप एज्यूम करें कि यहाँ पर हमारे पास एक सन है और यहाँ पर एक प्लैनेट है। सन बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और प्लैनेट जो है उसका एम्बिएंट टेम्परेचर है। तो हीट कैसे फ्लो करेगी, सन से इस प्लैनेट की तरफ आएगी। अच्छा, अब हीट का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हीट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो क्लॉसियस ये कहता है कि उसकी एंट्रोपी कम है और कायनात में डिसऑर्डर कम है। अच्छा, इस हीट से हम यूज़फुल वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी दो चीज़ों के दरमियान हीट का डिफरेंस होता है, यानी एक गर्म होती है और एक ठंडी होती है, उसके दरमियान जब हीट फ्लो करती है तो उससे यूज़फुल वर्क लिया जा सकता है, और वो वर्क ज़्यादा होगा अगर हीट का डिफरेंस ज़्यादा है। और अगर हीट का डिफरेंस कम हो जाता है, ये सूरज सपोज ठंडा होता शुरू हो जाता है, तो अब आप देखें कि ये जो आपके पास व्हील है ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। डेल्टा क्यू छोटा हो गया क्योंकि इनके दरमियान डिफरेंस हीट का कम होता जा रहा है और एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे सूरज ठंडे होने शुरू हो जाएंगे तो यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर सन और ये जो प्लैनेट था इन दोनों का एक जैसा टेम्परेचर हो जाए, यानी इनमें हीट डिफरेंस बिल्कुल भी ना रहे, तो फिर क्या होगा, डेल्टा क्यू ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी जिससे हम वर्क हासिल कर सकें, जिसे हम यूज़ कर सकें, क्योंकि इनके दरमियान तो हीट का कोई डिफरेंस ही नहीं है, हीट का फ्लो ही ज़ीरो हो गया और एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये है कि जब यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, उस वक्त यूनिवर्स के जितने भी स्टार्स हैं, सन हैं, प्लैनेट्स हैं, उन सब का टेम्परेचर एक जैसा हो चुका होगा और हमारे पास यूज़फुल एनर्जी नहीं होगी जिससे हम काम कर सकें। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है और वो ये कि किसी भी मौके पर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, किसी भी जगह पर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, पर यूज़फुल एनर्जी से तो एनर्जी कम यूज़फुल होती जा रही है, पर एनर्जी की क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही है। इस चीज़ को हम एक ग्राफ के तौर पे बता सकते हैं। मैं यूनिवर्स को मॉडल करता हूँ एक कप ऑफ टी के साथ। एक कप ऑफ टी जो है वो जब हमने यहाँ पर रखा तो ये बहुत गर्म था। हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्स की शुरुआत हुई, यानी बिग बैंग हुआ। बिग बैंग जब हुआ तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा गर्म थी, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जिस तरह ये कप ऑफ टी है, और इसके साथ हम इससे बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा हीट मौजूद थी। पर आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स जो है उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। यहाँ पर हमारे पास एंट्रोपी है और यहाँ पर टाइम है। टाइम के साथ साथ एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है। क्या मतलब ये कि इसमें जो हीट डिफरेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। चीज़ें जो हैं, स्टार्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो रहे हैं। ये तो हमें पता है कि हमारा सूरज जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा है, उसके टेम्परेचर जो हैं वो कम हो रहे हैं पहले की निस्बत। तो उस वजह से जो वर्क है, जो हम एनर्जी हमें हासिल हो रही है वो कम होती जा रही है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब बहुत ज़्यादा एंट्रोपी मैक्सिमम पे चली जाएगी। ये वो टाइम होगा जब तमाम स्टार्स जो हैं वो, उनके टेम्परेचर्स बहुत कम हो जाएंगे, उनमें हीट जो है वो नहीं रहेगी, और वो टाइम होगा जब हमारे पास यूज़फुल एनर्जी नहीं रहेगी जिससे हम काम कर सकें। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम एंट्रोपी होगी और इस वक्त यूनिवर्स ख़त्म हो चुकी होगी। तो हमारी यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता हीट जो है वो डेसिपेट, रेडिएट कर रही है। उस हीट को रेडिएट करने से उसका अपना इंटरनल टेम्परेचर कम होता जा रहा है। फिर जब ये इंटरनल टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। बोल्ट्जमैन एक मशहूर साइंटिस्ट है, आपने उसका नाम सुना होगा। वो हमेशा ये सोचता रहता था कि एंट्रोपी जो है वो हमेशा बढ़ती क्यों है और हीट हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह पर क्यों, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्यों फ्लो करती है। उसका दिमाग हमेशा इसका जवाब ढूंढने में लगा रहता है। काफ़ी सोचने के बाद उसने ये एवेलुएट किया कि हर चीज़ छोटे छोटे एटम्स के साथ बनी होती है।
ये बात मैं कर रहा हूँ 1905 के करीब की, जब लोगों को एटम्स के बारे में इतना पता नहीं था। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी एटम्स के बारे में, पर अभी उसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो बोल्ट्जमैन ने कहा कि हर चीज़ छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल से मिल के बनती है, जिनको हम एटम्स कहते हैं, और वो हर वक्त वाइब्रेशन में है, और वो एक दूसरे से कोलाइड भी कर रहे हैं। यहाँ पर वाइब्रेशंस तो नज़र आ रही हैं, पर कोलिजन्स आपको नज़र नहीं आ रही। तो जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ज़्यादा कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, और जब उनका टेम्परेचर कम होता है तो कम हो जाती हैं। पर बोल्ट्जमैन के लिए सबसे बड़ा मसला था कि वो इन एटम्स को कैसे ट्रैक करे, क्योंकि एक छोटी सी जगह पर ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। हर एटम को इंडिविजुअली उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड के बारे में कैलकुलेशंस करना बोल्ट्जमैन के लिए एक बहुत मुश्किल काम था, और उसने उसके लिए मदद ली प्रोबेबिलिटी की। उसने बताया कि मैं सर्टेन नहीं हूँ कि हर वक्त कोई एटम कहाँ पर मौजूद होगा, पर मैं किसी एक एटम को लेके उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसकी पोजीशन की भी और उसकी डायरेक्शन की भी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास बहुत डाइसेस हैं, और अगर इन डाइसेस में हम मुख्तलिफ आउटकम या स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी देखें, चांसेस देखें, तो वो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 अगर डाइसेस हों, मेरे पास 3 डाइसेस हों, तो उनकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं उसका इतना बड़ा चार्ट बनता है। तो अगर मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हो तो उनकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं उनका चार्ट कितना बड़ा होगा। बोल्ट्जमैन ने हमें बताया कि हम जो कप लेते हैं, एक कप जिसमें चाय डली हुई है, उसमें एटम्स हैं। वो एटम्स टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं। उनकी मूवमेंट की वजह से उनके नीचे जो टेबल है उसमें भी एटम्स हैं, पर उसका टेम्परेचर क्योंकि कम है तो वो बड़ा स्लो मूव कर रहे हैं। सबसे नीचे वाले एटम्स जो हैं वो इस टेबल के एटम्स के साथ भी टकरा रहे हैं, तो ये अपनी थर्मल एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, और उससे क्या होता है कि इनका मोशन जो है वो भी तेज़ होता जा रहा है। इसी तरीके से एटम्स जो हैं वो हवा यानी एयर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये अपनी थर्मल एनर्जी एयर के या एयर में जो मौजूद गैसेस हैं उनके एटम्स को भी दे रहे हैं, और उनका जो मोशन है वो भी तेज़ हो रहा है। तो ये हीट रेडिएट कर रहे हैं, दोनों तरफ हीट रेडिएट कर रहे हैं, जिससे इसकी हीट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो जितनी हीट ज़्यादा स्प्रेड होगी उतनी हीट जो है इसकी कम होती जाएगी। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है, अगर हम ये समझें कि ये हमारे पास एक यूज़फुल एनर्जी का सोर्स है, तो कुछ अरसे बाद ये यूज़फुल एनर्जी स्प्रेड हो जाएगी हवा में भी और टेबल में भी। तो अब ये हमारे पास यूज़फुल एनर्जी नहीं रहेगी। अब इस एनर्जी से एनर्जी उतनी है पर वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई है कि अब ये यूज़फुल एनर्जी नहीं रहेगी और हम इससे कोई काम नहीं ले सकते, और चीज़ें मोर डिसऑर्डर की तरफ चली गई, क्योंकि पहले चीज़ें ऑर्डर में थी, अब वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई हैं कि ये ज़्यादा डिसऑर्डर की तरफ चली गई। इसी वजह से जब कोई गर्म चीज़ ठंडी होती है तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि वो डिसऑर्डर की तरफ चली जाती है ऑर्डर से। अच्छा, साथ साथ इस साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि इसने एक एग्जाम्पल दी हमें। उसने कहा कि आप अज्यूम करें कि आपके पास एक पिस्टन है और उसमें 4 एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, और बीच में एक वॉल है। अच्छा, आप इस वॉल को ख़त्म कर देते हैं, तो ये जो 4 एटम्स हैं ये कितनी स्टेट्स में जा सकते हैं? इनको हम माइक्रो स्टेट्स कहते हैं। अगर आप देखें तो एक रेड एटम जो है वो इस तरफ आ सकता है, ये एक स्टेट होगी। पहली स्टेट तो एक्चुअली ये खुद ही है जिसमें ये चारों एक तरफ हैं। दूसरी स्टेट ये है कि रेड एक तरफ आ गया। तीसरी स्टेट ये है कि ग्रीन आ गया, फिर ब्लू आ गया, येलो आ गया। अब अगली स्टेट्स में क्या होगा कि 2-2 हम ले लेंगे और उनके कम्बिनेशन देखेंगे, 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। उसके बाद उससे अगली स्टेट में इस तरफ 3 चले जाएंगे और इस तरफ 1 रह जाएगा। इसी तरीके से वो 3 मुख्तलिफ कलर्स के होंगे। ये हमारे पास स्टेट्स आ गई। और आखिरी स्टेट क्या है कि सब के सब इस तरफ चले जाएं। तो हमारे पास 4 एटम्स थे, तो टोटल स्टेट्स जो हैं वो 16 बनी। इन 16 स्टेट्स में अगर हम अज्यूम करें कि ये हमारे पास एक एग है, ठीक है, और उसमें 4 एटम्स हैं और ये पहली स्टेट है एग की। अगर ये एग हम गिराते हैं तो ये टूटेगा और ये किसी और स्टेट में चले जाएगा, क्योंकि इसके एटम्स अब इस तरीके से तो नहीं रहेंगे। जब ये टूटेगा तो एटम्स जो हैं उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी, तो वो इनमें से कोई भी स्टेट होगी। मसलन आप ये देखिए, ये मुख्तलिफ हमने टूटे हुए एग्स जो हैं वो रखे हुए हैं। तो हो सकता है कि ये जो है ये वाली स्टेट हो, ये वाला अंडा जो है वो ये इस स्टेट में मौजूद हो, इसकी एटम की जो कन्फिग्रेशन हो वो इस स्टेट की हो। तो क्या होगा कि सिर्फ ये पहली स्टेट ऐसी है जिसमें ये एग जो है हमारे पास पूरा का पूरा मौजूद है। बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें एग जो है वो डिसऑर्डर का शिकार है, वो टूट चुका है।
क्योंकि वो 4 एटम्स का है इसलिए इतनी स्टेट्स मिली हैं। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये एग जो टूटा तो वो इस तरीके से टूटा कि उसके 2 एटम्स जो वो इस तरफ रह गए और 2 इस तरफ रह गए। हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो इस स्टेट में चला गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे वो टाइम के साथ नीचे गिरा, टाइम गुजरा और वो टूटा तो वो इस स्टेट में चला गया। अब ये जितनी भी स्टेट्स हैं इसमें एग ने टूटना है। सिर्फ ये पहली स्टेट ऐसी है जिसमें एग हमारे पास पूरा रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि डिसऑर्डर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एग किसी भी स्टेट में जाएगा तो वो टूटेगा और डिसऑर्डर बढ़ेगा। तो ये सारी वो स्टेट्स हैं जो कि डिसऑर्डर की स्टेट्स हैं, और ऑर्डर की स्टेट सिर्फ एक है और वो है ये। तो 16 में से एक ऑर्डर की स्टेट्स हैं जिसमें एग जो है पूरा रहेगा, और 15 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें एग को टूटना होगा। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऑर्डर में रहने की बहुत कम है वक्त के साथ साथ। अच्छा, अगर हम रिवर्स में आना चाहते हैं, मसलन मैं ये कहता हूँ कि पहले अंडा जो वो टूटा हुआ है और हम अब वापस, क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरा अंडा जो है, पूरा एग जो है वो बन जाए। अब रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, हम टाइम में रिवर्स में नहीं जा रहे, बल्कि हम ये कहते हैं कि अगर एक टूटा हुआ अंडा है तो कितने चांसेस हैं कि ये दोबारा एक पूरा अंडा बन जाए। अगर आप ये देखें तो इसके लिए जो इसके एटम्स हैं उनको इस कन्फिग्रेशन में आना पड़ेगा। तो 1/16 चांसेस हैं, 1/16 चांसेस है कि वो इस कन्फिग्रेशन में आ सकें और ये अंडा दोबारा इस तरीके से बन जाए। पर 15/16 चांसेस हैं कि वो इस तरीके से ना ही, वो किसी और शक्ल में चला जाए। तो 15 मरतबा ये वाला यानी वो डिसऑर्डर वाला अंडा ही रहेगा, और 1 मरतबा ये हो सकता है कि वो पूरा का पूरा एग बन जाए। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है, डिसऑर्डर से ऑर्डर में जाना, उसकी प्रोबेबिलिटी या उसका चांस बहुत ही कम है। पर यह चांस तो फिर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें सिर्फ 4 एटम की बात की है। एक्चुअल एग में तो ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। अगर ये कप है और इसमें ट्रिलियंस ऑफ एटम है और ये टूट गया, ठीक है जी, ये टूट गया, इसके एटम्स थे, ये इसकी पहली स्टेट थी जब ये बिल्कुल ठीक था, और क्या हुआ कि जब ये टूटा तो ये इस स्टेट में आ गया जिसमें इसके एटम्स की कन्फिग्रेशन ये है कि ये कुछ इधर भी हैं और कुछ यहीं पर भी हैं। तो अब हम यहाँ से वापस जो है जा सकते हैं, कितनी आसानी से हम जा सकते हैं यहाँ से यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वक्त मैं ये ज़ूम करता हूँ कि इस कप में ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं। यहाँ पर दिखाए तो नहीं जा सकते पर आप ज़ूम करें तो इन ट्रिलियंस ऑफ एटम के जो माइक्रो स्टेट्स होंगी वो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस माइक्रो स्टेट्स होंगी, और उनमें से सिर्फ एक स्टेट होगी जिसमें ये अपनी असली शक्ल में आएगा, और वही ये वाली। तो इस चीज़ के कितने चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरीके से वाइब्रेट करते करते अरेंज करें कि वो उन ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन स्टेट में से किसी इस एक स्टेट में आ जाए। इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, और बोल्ट्जमैन ये कहता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि एटम्स जो है वो मुख्तलिफ कन्फिग्रेशंस में आएंगे। तो अगर वो उस कन्फिग्रेशन में आए जो कि ऑर्डर वाली कन्फिग्रेशन है और वो सिर्फ एक है, तो बोल्ट्जमैन का कहना है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और ये टाइम इतना ज़्यादा है कि ऑब्जर्वर जो है वो इतनी देर ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इवन सोलर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इतना ज़्यादा टाइम चाहिए एक डिसऑर्डर स्टेट से ऑर्डरली स्टेट में आने के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक टूटा हुआ अंडा दोबारा जोड़ नहीं सकता, या एक टूटा हुआ कप दोबारा ठीक नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली है और इसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये साइंटिफिकली एक ठीक और करेक्ट स्टेटमेंट होगी। इसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया हमें, S यानी एंट्रोपी इज इक्वल टू के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इनटू लॉग ऑफ W है स्टेट्स। जितनी बड़ी चीज़ होगी, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा या जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेट्स होंगी, और उतनी ज़्यादा स्टेट में सिर्फ एक स्टेट ऐसी होगी जो कि ऑर्डरली स्टेट होगी, बाकी सारी स्टेट्स डिसऑर्डर की होंगी। तो इसलिए कायनात में डिसऑर्डर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, और हमारी कायनात की तकदीर जो है, फेट जो है वो डिसऑर्डर है। पर इंसान ने एक अजीब काम, कायनात आहिस्ता आहिस्ता डिसऑर्डर की तरफ जा रही है, पर इंसान ने ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाने के दौरान एनर्जी से अपने काम करने शुरू कर दिए, एनर्जी को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया, एनर्जी से मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ बनाना शुरू कर दी। तो हमें
ये फ़ायदा दिया कि कायनात जो है वो ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा रही है, या वो एक हॉट टी कप से कोल्ड टी कप की तरफ जा रही है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे कायनात जो है वो रेडिएट कर रही है, हम उन चीज़ों को यूज़ करके, उस एनर्जी को यूज़ करके स्टीम इंजन्स बना रहे हैं, एरोप्लेन्स बना रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं। तो जब हम एनर्जी यूज़ करते हैं, मसलन आप ये देखेंगे यहाँ पर जो इसके अंदर ऑयल है या फ्यूल है, वो एक कंसनट्रेटेड एनर्जी का सोर्स है। जब उसको हमने बर्न कर दिया तो उससे हमने काम तो लिया, पर अब वो एक स्प्रेड आउट एनर्जी हो गया। क्यों? क्योंकि वो फ्लू गैसेस की शक्ल में यहाँ पर बाहर भी आ गया। उसके साथ साथ वो उसने जो मॉलिक्यूल्स थे या जो एटम्स थे, उन्होंने एयर जो है या गैस जो है, उनके एटम्स को अपनी एनर्जी भी दी। तो क्या हुआ? एनर्जी बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गई, कंसनट्रेटेड नहीं रही। तो ये यूज़फुल एनर्जी नहीं है। यूज़फुल एनर्जी तब थी जब ये ऑयल की शक्ल में थी। तो हम जब भी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, हम एनर्जी को, यूज़फुल एनर्जी को यूज़ करके एनर्जी को ऐसी शक्ल में कन्वर्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में यूज़फुल नहीं रहेगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाया है कि कायनात जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा रही है, हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और इंसान तरक्की कर रहा है। अगर कायनात डिसऑर्डर की तरफ ना जा रही होती तो हमारे पास एनर्जी मौजूद नहीं होती, और उस एनर्जी को हम यूज़ करके अपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो एक लिहाज से ये नेचुरल फिनोमिना जो है, प्रोसेस, वो इंसान के फ़ायदे के लिए है कि जैसे जैसे डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। इसकी एग्जांपल खाने की चीज़ों की भी है जो कि यूज़फुल एनर्जी है, जिसको हम खाते हैं और फिर हम उसको एक ऐसी शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि यूज़फुल एनर्जी उतनी नहीं होती। इस पूरे प्रोसेस में ह्यूमन काइंड जो है वो एनर्जी ले रही है, और वो एनर्जी वर्क के ज़रिए अपने काम में ला रही है।